हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं मणिभूषण कुमार ट्रैंक्विल स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस अध्याय में हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ज्योग्राफी के चल रहे सीरीज का 7वां अध्याय होगा, चैप्टर 7। इससे पहले और भी मैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए काफ़ी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली वो सारा वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का अध्याय शुरू करते हैं, जिसका नाम है भूकंप। तो समझते हैं सबसे पहले कि भूकंप क्या है। देखिए, भूकंप दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, भू प्लस कंप। भू का मतलब होता है पृथ्वी, और कंप का मतलब होता है कंपन। पृथ्वी पे किसी कारणवश अगर कंपन होती है तो उसे ही हम भूकंप बोलते हैं। ठीक है, सॉरी। देखिए, भूकंप का भूगर्भ शास्त्र का अध्ययन, ठीक है, भूगर्भ शास्त्र का एक अध्ययन है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। इसमें हम लोग भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जामिनेशन पूछ चुका है कि भूकंप का जो अध्ययन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको सिस्मोलॉजी। याद रखिएगा, सिस्मोलॉजी। इस तरह से जो जिस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेंगे भूकंप से जुड़े हुए, वो हर टाइप्स को मैं यहाँ पे बताऊंगा, इंडिकेट भी करूंगा। और हो सकता है कि अगर इंडिकेट ना करूं, कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ मैं और लिखूंगा और कुछ मैं वर्बली बोलूंगा। तो आप लोग हर चीज को बहुत ही सही तरीका से, बहुत ही आप कंसंट्रेशन के साथ सुनिए और समझिए। तो हर एक पॉइंट्स, हर एक जो आपका लेक्चर के दरमियान मैं यूज करूंगा, है ना, वो सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए, आप समझते हैं कि भूकंप होने का क्या कारण है। रीजन ऑफ अर्थक्वेक क्या है। देखिए, मैंने इससे पहले एक और चैप्टर बता चुका हूं जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना। उसमें मैंने बताया है कि पृथ्वी को 3 भागों में लोग बांटे हैं, है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो सबसे ऊपर वाला परत होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, उसके जस्ट नीचे वाले को मेंटल बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले को हम लोग कोर बोलते हैं। कोर को भी बेसिकली 2 भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं, अपर कोर और लोअर कोर। ठीक है ना। अपर कोर लिक्विड अवस्था में होता है, और जो इनर कोर यानी कि जो लोअर कोर है, इनर कोर ही बेसिकली बोलते हैं, वो सॉलिड अवस्था में होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा जो लेयर है किस अवस्था में होता है एक बार और समझ लेते हैं। जो क्रस्ट होता है वो सॉलिड में होता है। लिक्विड में कौन कौन सा होता है, मेंटल और जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड अवस्था में होता है, और जो इनर कोर होता है अभी मैंने बताया वो सॉलिड अवस्था में होता है। आई बात समझ में। तो होता क्या है कि जो मेंटल और आउटर कोर है वहां पे क्या है, मैग्मा है, वहां पे लिक्विड यानी कि तरल पदार्थें हैं। ठीक है ना, वो फ्लो हो रही है। जो कुछ इस तरह से फ्लो होता है कि नीचे का जो तरल पदार्थ होता है ऊपर आता है, ऊपर का नीचे आता है। ठीक है ना, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, इस तरह से उसमें फ्लो होता है। ठीक है ना, सर्कुलेशन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल करंट। इसी कन्वेंशनल करंट के चलते होता क्या है, क्रस्ट के ऊपर जो 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, ठीक है ना, 7 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, वो मूव कर रहा है बहुत ही स्लो गति से। ठीक है, मूव करने के दरमियान होता क्या है कि वो बेसिकली 3 प्रकार से वो मूवमेंट करती है। ठीक है ना, आइए समझते हैं वो 3 प्रकार क्या है, और उसी मूवमेंट के चलते ही कंपन होता है। वो कौन से गति है पृथ्वी का, टेक्टोनिक प्लेट का कौन सा गति है जिसके चलते कंपन होती है, ये तीनों में से कौन सा है उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए थोड़ा सा डायग्राम के अनुसार समझते हैं। देखिए, हो सकता है कि आपका 2 टेक्टोनिक प्लेटें, एक प्लेट है ये और दूसरा प्लेट है ये, ठीक है ना, कुछ इस तरह से मोशन करें, ये पॉसिबिलिटी है ना। इस तरह से मोशन करिए, एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे आ रहा है। इसको हम लोग रूपांतर गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रूपांतर गति। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं वो एक दूसरे से दूर जाए, इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी गति। अपसारी गति। आई बात समझ में। इस तरह जब मूवमेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अपसारी गति। ऐसा भी हो सकता है कि जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं एक दूसरे के पास आए, है ना, एक दूसरे के पास आए और कुछ इस तरह से टकरा जाए। आई बात समझ में। इसको हम बोलते हैं अभिसारी गति। अभिसारी
गति। क्लियर है? तो ये बेसिकली 3 गति होती है टेक्टोनिक प्लेटों में। तो ये जो रूपांतर गति है, ये जो रूपांतर गति है, ठीक है ना, इसी गति के चलते अर्थक्वेक होती है। ठीक है, हमेशा याद रखिए किस गति के चलते, टेक्टोनिक प्लेट की रूपांतर गति के चलते भूकंप होती है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं भूकंप में कंपन के प्रकार। कितने प्रकार के कंपन होती हैं, कितने प्रकार के वेव होती हैं, तरंगे होती हैं भूकंप में। भूकंप जब आती है तो वो सारा चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए बेसिकली 3 प्रकार की होती है। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एल वेव। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक कंपन, प्राथमिक तरंग, ठीक है, दूसरा द्वितीय तरंग और तीसरा एल तरंग। क्लियर है? इसको लोग प्राइमरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलते हैं, इसको एल तरंग को एल तरंग ही बोलते हैं। ठीक है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, ये ट्रांसवर्स होता है। क्लियर है? ये जो है प्राथमिक तरंग, देखिए सबसे पहले प्राथमिक तरंग के बारे में समझते हैं। इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गिट्यूडनल। और ये इसका गति सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। इसको हम लोग कैपिटल पी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको प्राइमरी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइमरी। तो प्राइमरी मतलब कैपिटल पी, शुरुआत का अक्षर क्या होगा, कैपिटल पी। इसको हम लोग कैपिटल पी बोलते हैं आरी भाषा में। इसका स्पीड जो है मतलब इसका मोशन का जो गति है, ये दोनों तरंगे जो है ना इससे अधिक है। ठीक है ना, कितना है, ये आपका ट्रेवल करती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? और ये पदार्थ का तीनों अवस्था में ट्रेवल करती है, सॉलिड में भी ट्रेवल करती है, लिक्विड में भी और गैस में भी। आई बात समझ में? मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बताया। इसको हम प्राइमरी बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका गति बहुत ही ज्यादा होता है। दोनों जो तरंगे हैं इससे भी अधिक होता है। कितना स्पीड होता है इसका, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं और ये तीनों अवस्था में ट्रेवल करती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में, तीनों में ये ट्रेवल करती है। आगे आते हैं द्वितीय, जिसको हम लोग सेकेंडरी इस कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंडरी ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड स्टेट में ट्रेवल करती है। क्लियर है? सॉलिड स्टेट में ट्रेवल करती है। इसका जो स्पीड है प्राथमिक तरंग का जस्ट आधा। कितना? 4 किलोमीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तीसरा एल तरंग के बारे में कुछ विशेषताएं इसका क्या है। ये एल तरंग, इसका नाम क्यों पड़ा? देखिए एक साइंटिस्ट थे, इनका नाम था एच डी लव। क्या नाम था? HD लव। जी हाँ, आप जो सही समझ रहे हैं, LOVE। ठीक है, तो लव का जो पहला लेटर है वो एल है, इसी के चलते इस वेव का भी नाम क्या पड़ा, एल तरंग। HD लव साइंटिस्ट का नाम था, जिसके नाम से एल तरंग नाम पड़ा। ठीक है, इसका जो स्पीड है ये बहुत ही कम, दोनों से भी कम होता है। ये कितना होता है, 1.5 से लेकर के 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और ये भी तीनों अवस्था में ट्रेवल करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों अवस्था में ट्रेवल करता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एल से। ठीक है ना, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। एक यंत्र है जिससे हम लोग भूकंपीय तरंग को मेजर करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है? एक यंत्र है जिससे हम भूकंपीय तरंगों को मेजर करते हैं। क्लियर है? आगे हम चलेंगे कि क्या क्या इसका स्केल है, इस सिस्मोग्राफ का स्केल के बारे में हम आगे चलेंगे और पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही समझिए, सिस्मोग्राफ क्या है, एक यंत्र है जिससे हम लोग भूकंपीय तरंग को मेजर करते हैं। अब आते हैं कंपन यानी कि तरंग के बारे में कुछ और डिटेल्स हम लोग समझते हैं। देखिए पहला पॉइंट है, भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व में बढ़ जाता है और कम घनत्व में कम जाता है। जितना भी भूकंपीय तरंग है, अगर कोई भी मैटर जिसका डेंसिटी बहुत अधिक है उससे अगर पास कर रहा है तो उसका पहले की अपेक्षा जिससे कम था डेंसिटी, उसमें अधिक डेंसिटी में उसका जो वेग है बढ़ जाएगा और कम डेंसिटी में उसका वेग कम जाएगा। जितना भी तीनों तरंग है P, S और L, ये तीनों तरंग का प्रॉपर्टी सेम है कि अधिक डेंसिटी से पास करेगा तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा और लो डेंसिटी से पास करेगा तो उसका स्पीड कम जाएगा। आगे आते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, इसके बारे में और हम डायग्राम के माध्यम से भी समझेंगे इस पॉइंट के बारे में। केवल प्राथमिक तरंग पृथ्वी के केंद्र से
गुजर सकता है, परंतु वेग कम जाता है। पृथ्वी के केंद्र से, ये तीनों आप देख रहे हैं तरंगे, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, ठीक है ना। तीनों तरंगों में से सिर्फ पी तरंग यानी कि प्राथमिक तरंग ऐसा है जो कि पृथ्वी के सेंटर से क्रॉस कर सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरा जो तरंग है नहीं क्रॉस करता है ना। ना ही एस करेगा ना ही एल करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है। आगे आते हैं। देखिए एल तरंग के बारे में एक यहाँ पॉइंट दिया हुआ है। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती है। जो धरातल है पृथ्वी का, जो आउटर सरफेस है, एल तरंग सिर्फ वहीं पे चलती है, ना ही मेंटल में पास जाती है ना ही कोर में जाती है। लेकिन जो पी तरंगे है वो मेंटल से भी क्रॉस करती है, क्रस्ट से भी क्रॉस करती है और कोर से भी पास करती है। और आपका जो सेकेंडरी जो वेव है वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्रस्ट है और मेंटल है उससे पास करती है, कोर के पास ये नहीं पहुंच पाती है। कोर के पास पहुंचते ही उसका जो इंटेंसिटी है बहुत ही कम जाता है और उसको क्रॉस नहीं कर पाती। ये किसका प्रॉपर्टी है? इस तरंग यानी कि सेकेंडरी तरंग का ये प्रॉपर्टी है। आगे आते हैं। तरंगे माध्यम के अनुसार परावर्तित होती है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या था कि अगर हायर डेंसिटी से लोअर डेंसिटी में जाती है तो उसका क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, अलग हो जाता है पहले की अपेक्षा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। पृथ्वी में अलग अलग अवस्था है, सॉलिड एंड लिक्विड है। तो जैसे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये बोल रहा है। देखिए अर्थक्वेक का केंद्र है ना, अर्थक्वेक का केंद्र क्या है, केंद्र किसको बोलते हैं? जहां पे अर्थक्वेक का उद्गम हुआ है, जहां पे ओरिजिन हुआ है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप का जो ओरिजिन है उसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं। इंग्लिश में इसे दो नामों से जानते हैं, या तो ये पहला जो है फोकस, ठीक है ना, और दूसरा है केंद्र को हम लोग बोलते हैं हाइपोसेंटर। यहां पे लिख दे रहा हूं, क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर। आई बात समझ में? फोकस और दूसरा नाम क्या है? हाइपोसेंटर। तीनों तरंगे पी, एस और एल पहुंचती है, ठीक है। तीनों तरंगे पी, एस और एल पहुंचती है। जो अर्थक्वेक का जो केंद्र है, जो सेंटर है, वहां पे तीनों तरंगे पहुंचती है, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे भी। आप देखिए धीरे धीरे समझिए, सब चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और इससे मेरा दावा है कि आपका भूकंप से मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस तरह से बने रहिए हमारे साथ। आगे चलते हैं। पी तथा एस तरंगे केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर तक पहुंचती है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक हम एक पिक्चर के माध्यम समझेंगे, सारा चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, मैं यहां पे दो पिक्चर बनाऊंगा। पहला इस तरह से, ये दोनों क्या है? अर्थ का पिक्चर है। किसका है? अर्थ का। बीच में क्या होता है? कोर होता है। ये क्या है? कोर है। इमेजिन कीजिए कि अर्थक्वेक का जो सेंटर है, जो फोकस है, जो हाइपोसेंटर है, सभी का मतलब एक ही है, यहां पे। क्लियर है? इसके जस्ट ऊपर वाला जो पोजीशन होगा यानी कि सरफेस होगा अर्थ का, इसको हम लोग बोलेंगे ईपी सेंटर। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे ईपी, ईपी सेंटर। और हिंदी में क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। क्लियर है? तो यहां पे आपका अर्थक्वेक का जनरेशन हुआ, ओरिजिन हुआ, तो वेव जो है ना कुछ इस तरह से मूव करेगी। इस तरह से आपका जो वेव है मूव करेगा।
पी की बात करें, ठीक है ना, पी यानी कि प्राइमरी वेव की अगर हम बात करें, ये प्राइमरी वेव की अगर हम चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम सेकेंडरी वेव की चर्चा करेंगे। तो ये तो क्या है, कोर है, पृथ्वी का क्या है, ये कोर है। तो आप देख रहे हैं मैंने बताया था कि जो प्राइमरी वेव होती है वो कोर से भी पास करता है ना, कोर से भी पास करता है। तो कोर से हम इसको पास करवा रहे हैं, कुछ इस तरह से पास होगा, इसका जो डायरेक्शन है थोड़ा सा चेंज होगा, इस तरह से जो अवतल लेंस होता है अवतल का एक शेप ले लेता है कुछ इस टाइप से, पहले ऐसे होगा उसके बाद कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे भी कुछ ऐसे होगा उसके बाद ऐसे होगा। आप ध्यान समझिए, बहुत ही सिंपल चीज है, आपको लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बट इट इज वेरी सिंपल। देखिए ये जो डायरेक्टली आया है ना वेव, यहां पे जाकर के एंड हो चुका है, यहां पे एंड हुआ है, और इससे कोर से पास करके जो वेव गया है और वो कहां पे एंड हो रहा है, इस जगह पे हो रहा है। और उसी तरीका से इस तरफ भी यहाँ पे ये एंड हो रहा है और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। देखिएगा मैं थोड़ा सा कलर यूज कर रहा हूं, आ रही बात समझ में। देखिए तो बीच में होता क्या है कि यहाँ पे कोई वेव पहुंच नहीं पाती है, इस पोजीशन पे कोई वेव नहीं पहुंच पाती है, कोई वेव मतलब कि पी कंडीशन में अगर कर रहे हैं तो इस कंडीशन में जो पी वेव है, प्राइमरी वेव जो है इस पोजीशन पे नहीं पहुंच पाती है, ठीक है ना। अगर हम डिस्टेंस की मेजरमेंट करें तो यहां से अगर हम चलेंगे, अगर हम किलोमीटर में डिस्टेंस की मेजरमेंट करें, यहां पे चलेंगे, पृथ्वी की जो परिधि है यहां तक जब आएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 11,000 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये जहां पे जो पी वेव है वो पहुंच नहीं पाई, इसका जो डिस्टेंस है ये यही होगा ना, ये हो जाएगा 5,000 किलोमीटर। यहां पे भी सेम ये होगा कितना, 5,000 किलोमीटर, 5,000 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना होगा डिस्टेंस, 11,000 किलोमीटर। आई समझ में। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो पोजीशन देख रहे हैं जहां पे आपका पी वेव नहीं पास किया, इसी को हम लोग बोलते हैं छाया क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, हम छाया क्षेत्र बोलते हैं, छाया क्षेत्र, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है मैं सारा का सारा यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। इसी को क्या बोलते हैं, छाया क्षेत्र। एक साइड में बनेगा और दूसरे साइड में भी, इस जगह पे भी छाया क्षेत्र बनेगा। ये बेसिकली दो ही साइड नहीं है, ये आपका सर्कुलर है, मतलब क्या है, पृथ्वी तो गोल है ना, तो ये पूरा का पूरा इस तरह से 3D अवस्था में है। तो इसको हम छाया क्षेत्र का डिस्टेंस कितना होगा इस कंडीशन में, ये जो है 5,000 किलोमीटर और यहाँ पे भी 5,000 किलोमीटर, ठीक है। अगर हम डिग्री की बात करें, यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री, और इस जगह की हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 103 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे जो डिग्री होगा 142 डिग्री, सेम टू सेम यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 103 डिग्री, इस पोजीशन को कह रहे हैं, ठीक है। और ये जो पोजीशन होगा इसका जो डिग्री होगा 142 डिग्री। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि छाया जो क्षेत्र है पी वेव के कंडीशन में वो कितना डिग्री से कितना डिग्री लाई करता है। तो कितना डिग्री से कितना डिग्री लाई करेगा, 103 डिग्री से लेकर के 142 डिग्री। अगर डिस्टेंस पूछे तो कितना डिस्टेंस होगा छाया क्षेत्र का, 5,000 किलोमीटर। और यहां से लेकर के यानी कि जो ईपी सेंटर है, ईपी सेंटर से लेकर के जहां पे आपका एंड कर रहा है, जो जहां तक वेव पहुंच रहा है, इसका डिस्टेंस कितना है, 11,000 किलोमीटर। आई बात समझ में। ये तो ये हो गया आपका पी वेव का कंडीशन। अब हम आते हैं एस वेव में। ये है आपका एस वेव। एस वेव में होगा क्या कि मैंने बताया कि एस वेव जो है केंद्र में यानी कि जो इनर कोर है वहां पे क्रॉस नहीं करती, इस जगह से पास नहीं करती। तो यहाँ पे भी सेम हम यही कंडीशन ले लेते हैं। मान लें कि यहाँ इसका हाइपो सेंटर है, ये हाइपो सेंटर, यहाँ पे ईपी सेंटर है, यानी कि फोकस है, केंद्र है अर्थक्वेक का। यहां से वेव जो है चलना शुरू हुआ, कुछ इस तरह से चलेगा। क्लियर है। ये तो क्या है, कोर है। लेकिन जो वेव है एस वेव यानी कि सेकेंडरी वेव कोर में पास नहीं करेगा,
क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका जो डिग्री होगा यहाँ पे, ये तो 103 डिग्री होगा, है ना। यहाँ पे भी क्या होगा 103 डिग्री, ये पोजीशन। और ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस भी सेम होगा, कितना 11,000 किलोमीटर, ये पूरा डिस्टेंस। और यहां से ये भी डिस्टेंस क्या होगा 11,000 किलोमीटर। लेकिन यहां पे देख रहे हैं आप, कोर से वेव नहीं पास कर रहा है, जिसके चलते जो है आपका जो छाया क्षेत्र है काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये पूरा जो है ना आपका छाया क्षेत्र है, छाया क्षेत्र। क्लियर है। तो जो एस वेव की कंडीशन में छाया क्षेत्र क्या होता है, उसका एरिया बहुत ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पी वेव। क्लियर है। आपका पूछेगा क्या, ये जो डिस्टेंस है वो कितना होता है और ये कितना डिग्री पे यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, जहां तक वेव पहुंच रहा है वो कितना डिग्री तक पहुंच रहा है, 103 डिग्री तक पहुंच रहा है। आई बात समझ में। चलिए अब समझते हैं कि क्या ये जो मैं बताया हूं यहाँ पे है कि नहीं। छाया क्षेत्र के बारे में देखिए, यहां पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। पी तथा एस तरंगे केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर तक पहुंचती है। पी तथा एस दोनों तरंगे धरातल से 11,000 किलोमीटर, ये भी एस तरंगे भी 11,000 किलोमीटर, दोनों। केंद्र भाग पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है। एस तरंगे, ठीक है ना, ये एस तरंगे है। केंद्र भाग तक पहुंचने मतलब कि यहाँ पे पहुंचेगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा, कोर में पहुंचेगा ही नहीं, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और पी तरंगे अपवर्तित हो जाती है। और पी तरंगे इस कंडीशन में यहाँ पे केंद्र तक पहुंचता है और पी तरंगे क्या होगा, अपवर्तित होगा, जिसके चलते इसका जो डायरेक्शन है वो कनकेव यानी कि उत्तर लेंस की तरह बनेगा और ये अपवर्तित हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपका मेंटल अवस्था में पहुंचेगा और उसका वेव जो है फिर प्रोलॉन्ग यानी कि कंटिन्यू होते रहेगा। अब आते हैं छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र क्या है, भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर से 5,000 किलोमीटर तक के कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाता है ना। वही चीज मैंने यहाँ पे जो भी चीज बताया हूँ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अधिकेंद्र के बारे में क्या बोल रहा है कि भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर सतह पर के बिंदु, भूकंप के केंद्र से ठीक ऊपर के सतह पर के बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। यहाँ पे मैंने लिखा भी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र। क्लियर है। अब आते हैं इस पोजीशन में, सुनामी। देखिए, सुनामी एक जापानीज वर्ड है, इसको समझते हैं कि मान लीजिए कि तरंग जो है यानी कि अर्थक्वेक जो है आपका समुद्र में आ गया, यानी कि ओशन में आ गया। तो समुद्र का जो बॉटम पोर्शन होगा, ठीक है, वहां पे अगर भूकंप आ जाती है तो क्या होगा, पानी समुद्र में बहुत ज्यादा हलचल आ जाएगी। ठीक है ना, एक मिनट। क्लियर है। मैं एक्चुअली में देख रहा कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीच बीच में चेक करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि मैं बता रहा हूँ और रिकॉर्ड ही ना हो, सॉरी फॉर दैट। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर समुद्र में भूकंप आती है तो होगा क्या कि वहां पे पानी में बहुत ज्यादा उथल पुथल मचा देगा। ठीक है, ये उथल पुथल इतना ज्यादा होता है कि समुद्री तट पे जो भी जीव जंतुएं रहते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स है, वहां पे बहुत ही ज्यादा जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, तो समुद्र के अंदर जो भूकंप आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। आई बात समझ में, इसी को क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। सिस्मोग्राफ, मैंने बताया था कि सिस्मोग्राफ एक यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग भूकंपीय तरंग को मेजर करते हैं और इसका 3 स्केल है। कितना स्केल है, 3 स्केल है, जिसमें से एक स्केल के माध्यम से हम भूकंपीय तरंग को मेजर करते हैं। 3 स्केल कौन कौन सा है, रॉसी, मर्केली और रिक्टर स्केल। रॉसी, मर्केली और रिक्टर स्केल। क्लियर है। तो यहाँ पे जो रिक्टर स्केल है, यहाँ पे जो रिक्टर स्केल है, सिर्फ इसके माध्यम से ही हम लोग भूकंपीय तरंग के इंटेंसिटी को, तीव्रता को मेजर करते हैं। ठीक है ना, किससे, सिर्फ रिक्टर स्केल से। रिक्टर स्केल नाम कैसे पड़ा, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स रिक्टर। ठीक है ना, ये यूएसए के रहने वाले थे। इन्होंने सन 1935 ईस्वी में इस स्केल का आविष्कार किया था। क्लियर है। आगे चलते हैं। ये कुछ इस तरह से स्केल बनाया गया है ताकि जो एक यूनिट के जस्ट बाद का जो यूनिट है, मान लिया जाए कि एक ये यूनिट है, पहला यूनिट ये है और ये क्या है, दूसरा यूनिट है। तो इसका ये जो मेजरमेंट करेगा सेकंड यूनिट है ना, इसके जस्ट बाद, एक यूनिट के जस्ट बाद वाला जो यूनिट होगा वो जो मेजर करेगा, ये 10 टाइम्स, कितना, 10 टाइम्स अधिक इंटेंसिटी मेजर करेगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वन,
है ना। कुछ इस तरह से स्केल बनाया जाता है कि जो दूसरा जो यूनिट होगा वो पहला यूनिट की अपेक्षा 10 गुना अधिक इंटेंसिटी को मेजर कर सकता है। आई बात समझ में? देखिए, अगर इंटेंसिटी 2 से लेकर के 3 के बीच में, 2 या 3 के बीच में आती है तो ये बहुत ही हल्का माना जाता है, इससे किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पे 6.5 से अधिक हो जाती है तब ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत ही ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। आई बात समझ में? तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि मेरा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप भूकंप से जुड़े हुए तमाम जानकारी आपको सही तरीका से मिल गया होगा। और ये मेरा दावा है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं भूकंप से जुड़े हुए, आप उसको बनाइए, अधिकतर क्वेश्चन आपसे बनेंगे। ओके, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।